हेलो गाइस, वेलकम टू बेटर टेक ऑफ। आज हम हमारा जो एविएशन का रेगुलेशन का सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। इसमें जो एयरक्राफ्ट रूल 1937 देखने वाले हैं, ठीक है। जो चैप्टर 6 है वो एयरक्राफ्ट रूल 1934 है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मतलब सबसे पहले पढ़ने के हवाले वो देखेंगे, ठीक है। आपका जो एसपीएल होता है उसका वैलिडिटी कितना होता है, किन किन केसेस में एसपीएल को कैंसिल किया जाता है, सीपीएल का वैलिडिटी कितना होता है। अभी जो रिवाइज करके नया डीजीसीए ने मतलब जो उनके नियम थे वो थोड़े चेंज किए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से सीपीएल का वैलिडिटी कितना होगा, एटीपीएल का कितना होगा, एफआरटीओ क्या होता है। उसके बाद अगर एक एयरक्राफ्ट इंटरनेशनली या फिर नेशनली या फिर कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट या फिर कोई कार्गो प्लेन है तो उसके ऊपर क्या डॉक्यूमेंट रहने चाहिए मैंडेटरी वो। उसके बाद जो कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो प्लेन में भी मतलब आर्म्स गन वगैरह लेके चलते हैं, जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है वो देखेंगे। उसके बाद एयरक्राफ्ट में फोटोग्राफी करना अलाव है या फिर नहीं अलाव है, क्योंकि बहुत बार हम कैबिन मतलब कैबिन को हमें बोलती है कि सर यहाँ पे फोटो लेना अलाउ नहीं है वगैरह से कभी कभी एयरपोर्ट के स्टाफ बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स मतलब अगर कोई किसी का जैसे पेट होता है डॉग या फिर कैट वगैरह, तो उनको ले जाने के क्या गाइडलाइंस है वो देखेंगे। ड्रॉप ऑफ आर्टिकल, इसका मतलब होता है कि जो नहीं ऐसे मंत्री वगैरह आते हैं तो उनके ऊपर से ऐसे फूलों की वर्षा वगैरह करवा दी जाती है, तो ठीक है। ऐसे मतलब ऊपर से प्लेन जा रहा है, उसके प्लेन से अगर कुछ फेंका जाए नीचे तो वो आर्टिकल्स वगैरह उस टाइप में, ठीक है। उसके बाद हर जो प्लेन होता है, जैसे मान लो आप 777 पकड़ लो, ठीक है। 320 हो गया, तो इसके अंदर कितने पायलट्स रहेंगे, कितने कैबिन क्रू रहेंगे वो देखेंगे। और अगर इंटरनेशनली फ्लाई कर रहा है तो फिर कितने पायलट्स होंगे, कितने कैबिन क्रू होंगे वो देखेंगे। प्लस जो पायलट का एज क्या होना चाहिए, अगर कोई 60 प्लस है मतलब कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो कैप्टन होगा या फिर को पायलट होगा वो देखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ, अभी लेटेस्ट वाला इंसिडेंट मतलब बारामती का है जो रेड बर्ड फ्लाइंग क्लब है उनके मतलब उनसे हुआ है, तो इन कंडीशन में वो इन्वेस्टिगेशन करने का फुल राइट्स किसको होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए। लेकिन मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ वो 100% इंपॉर्टेंट है आपके डीजीसी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आप इनको नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये रूल्स किन के लिए है। मैं एक मिनट ना पेन का इंक रेडी कर लेता हूँ, वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जो पार्ट 1 है, तो इसमें जो रूल्स है वो किन पे अप्लाई होंगे वो देखेंगे, ठीक है। दोज रूल्स अप्लाई ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो टू ऑल पीपल ऑफ द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब ये रूल जो इसमें हम पढ़ने वाले वो इंडिया में लागू होंगे, ठीक है। ऑल पीपल ऑफ द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिनके भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है उनके ऊपर ये रूल लागू होंगे, ठीक है। उसके बाद नो मैटर वेयर द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, मतलब मान लो अगर एयरक्राफ्ट मतलब एयर इंडिया है, ठीक है, इसका एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर है, उसके बाद ये फ्लाई कर रहा है दुबई में, तो इस पे कौन से मतलब जो रूल्स होंगे वो कौन से रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है। वो इंडियन रूल्स फॉलो करेगा, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री का एयरक्राफ्ट हो लेकिन जिस कंट्री में रजिस्टर्ड है उसके रूल्स वो फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे लिखा है नो मैटर वेयर दे आर फ्लाइंग इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा रजिस्टर अगर इंडिया में तो उसको ये रूल्स मानने पड़ेंगे। ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन ओवर इंडिया इवन इफ द रजिस्ट्रेशन इन अनदर कंट्री, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया में आ रहे हैं इंडियन एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं उनको ये रूल मानने पड़ेंगे। एंड प्लस अगर वो एयरक्राफ्ट मतलब दूसरे कंट्री के भी है, जैसे एमरेट्स है वो दुबई का है, ठीक है, लेकिन वो भी इंडिया में आएगा तो उसको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का जो नेशनलिटी होता है वो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट गेट नेशनलिटी ऑफ द कंट्री वेयर इट इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड, मतलब एयरक्राफ्ट को नेशनलिटी कौन देता है, जिस कंट्री में ऑफिशियली रजिस्टर है तो वो कंट्री उसको ये देती है, क्या बोलते हैं, नेशनलिटी मार्किंग्स देती है। लाइक अभी देखो विक्टर टैंगो, टैंगो फॉक्सट्रॉट रोमियो ऐसे करके चीज़ें होती है ना, जो एटीसी पे बात करते हैं कि बॉम्बे टावर दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर डिसेंट वगैरह, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स, ठीक है। तो इसका हमने जो रेगुलेशंस में जो चैप्टर नंबर आई गेस 3 और 2 है तो उसमें देखे होंगे कि ये कहाँ पे प्रिंटेड होता है, फ्यूजलाज पे होता है, अंडर द विंग होता है, उसका कितना डायमेंशन सेंटीमीटर होता है वो भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। फ्लाइंग के कुछ जनरल कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट डोज रूल अप्लाई ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो टू, देखो मतलब नो पर्सन शाल अलाउ टू यूज ऑपरेट एंड हेल्प द ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट अनलेस द अकॉर्डेंस विद दिस रूल्स। अगर किसी बंदे को रूल वगैरह पता नहीं है ये सारे, तो फिर वो एयरक्राफ्ट मतलब ऑपरेट करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए जो हेल्प करते हैं उनके लिए वो ऑथोराइज नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलिटी मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स, नो एयरक्राफ्ट फ्लाई अनलेस, मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता अनलेस उसके पास रजिस्ट्रेशन, द एयरक्राफ्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, मतलब वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क्स, द एयरक्राफ्ट मस्ट डिस्प्ले, मतलब एयरक्राफ्ट के ऊपर डिस्प्ले किया जाना चाहिए वो क्या चीज़ है, इट्स नेशनलिटी मार्क्स, रजिस्ट्रेशन मार्क्स एंड जो ओनर है उसका उसका नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसका एक प्लेट होता है जब हम कॉकपिट में, सॉरी कॉकपिट में नहीं, हम प्लेन में एंटर करते हैं ना, उस टाइम पे यहाँ पे एक ये होता है, डोर होता है, तो ये डोर के यहाँ पे
एक नेम प्लेट होती है, मतलब नेम प्लेट नहीं बोल सकते उसको, इन्फॉर्मेशन वाली प्लेट होती है। ये फायर प्रूफ मटेरियल मतलब मटेरियल की बनी होती है। अगर इन केस क्रैश हुआ या फिर कोई भी, जैसे अहमदाबाद वाला इंसिडेंट हो गया था, वहाँ पे मतलब बात करते हैं कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ गया था, तो इसके लिए इन कंडीशंस में ये फायर प्रूफ मेटल की बनी होती है, ठीक है। इफ द एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, देन इट मस्ट बी फॉलो रजिस्ट्रेशन रूल्स ऑफ दैट कंट्री। मतलब किसी बाहर के कंट्री में एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है तो उसके रजिस्ट्रेशन के जो भी रूल होंगे वो उस कंट्री के वो एयरक्राफ्ट मानेगा। Type of aircraft to be included in rating. No person shall fly as a pilot of an aircraft which is not include enter in the aircraft rating of the license. मतलब जो भी ये बंदा है, देखो हमारा पाथ क्या होता है, मतलब हम कैसे बनते हैं पायलट। पहले सीपीएल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टाइप रेटिंग। ओके, तो ये टाइप रेटिंग जो होगी, मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपने 172 सीखा है पूरे ट्रेनिंग में, उसके बाद टाइप रेटिंग आपने 320 पे किया, तो आप सिर्फ 320 ही चला सकते हो। अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है कि जो आपके आपके पास उसकी रेटिंग नहीं है, तो आप उसको फ्लाई करने के लिए ऑथोराइज नहीं हो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है फ्लाइट टू बी क्वालिटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस। द होल्डर ऑफ पायलट लाइसेंस मे बी फ्लाई विद इन द इंडियन टेरिटरी एज अ पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ टाइप which is not included in the aircraft rating of his license for the purpose of qualifying for the inclusive of such type provided what। मतलब देखो इसमें वही बताया गया है कि आप विदाउट लाइसेंस भी, मतलब विदाउट रेटिंग भी फ्लाई कर सकते हो, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए मतलब अंडर सुपरविजन, वहाँ पे आपका कोई भी डीजीसीए का ऑथोराइज पर्सन हो सकता है, या फिर आपके जो ट्रेनर है इंस्ट्रक्टर है उनके साथ आप इंडियन टेरिटरी में उसको फ्लाई कर सकते हो, लेकिन ओनली ट्रेनिंग पर्पज के लिए। और इस पे भी एक कंडीशन ऐसा है उनका कि वहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पैसेंजर्स कैरिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके सब रूल्स है, अ पर्सन रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टू बी कैरिड एज अ मेंबर ऑफ ऑपरेटिंग क्रू। मतलब हाँ, वही बताया मैंने कि ऑपरेटिंग क्रू जो इंस्ट्रक्टर है उसके साथ फ्लाई कर सकते हो। अ पर्सन हु इज फ्लाइंग विद द कांस्टेंट एंड ऑपरेटर एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिहाइंड ट्रेन मेंबर ऑफ द ऑपरेटिंग क्रू। हाँ, मतलब उसके पीछे कोई ट्रेन मेंबर हो, ऑपरेटिंग क्रू हो। अ पर्सन हु इज presence may be required on board the aircraft for the purpose of इंपॉर्टेंट ऑन सुपरविजन ट्रेनिंग। हाँ, सुपरविजन ट्रेनिंग के लिए मतलब वो हो गए आपके चेक पायलट। एयरक्राफ्ट पे चेक पायलट है तो आप फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी जो डीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पर्सन भेजा है या फिर जो डीजीसीए ने भेजा है, वो बंदे को आप ऑन बोर्ड लेके फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जनरली एयरलाइन में क्या होता है, ये डीजीसीए के जो लोग होते हैं वो आते हैं, आपको पता भी नहीं रहेगा। आप दिल्ली में, मतलब मान लो मेरा बेस बॉम्बे है, तो बॉम्बे से मैं गया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में लैंड होते ही यहाँ पे कुछ डीजीसीए के ऑफिसर आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि हमको आपके एसओपीज वगैरह देखने हैं। तो दिल्ली से मुझे फिर से जाना है बैंगलोर, ठीक है। तो बैंगलोर जाते टाइम पे ये जो पूरा सेक्टर है वो मेरे साथ रहेंगे। कहाँ पे बैठेंगे, वो कॉकपिट में बैठेंगे, वो बंक सीट होती है ना वहाँ पे, और वो चेक करेंगे कि मैं एसओपीज को फॉलो कर रहा हूँ या फिर नहीं। मतलब एसओपीज हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो हमारे मैनुअल्स में वगैरह जो होते हैं वैसे वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड ऑन बोर्ड, मतलब एयरक्राफ्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट है ना, बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही जरूरी है, ये आप ध्यान से रखना। क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट हो गए, तो ये एयरलाइन की कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमको खुद मैनेज करना होता है एज अ पायलट। मतलब अपने पास इतना डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, ठीक है। No person shall fly an aircraft unless the valid document as carried on board and the rear kept in such from the minor as laid down by that country. An aircraft registered in India shall carry on board valid documentation authorized under this rule for the renewal or other action. Following documents are be required to be carried for flight of public transport। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लाइट के लिए ये डॉक्यूमेंट सारे हम देखने वाले हैं। एयरक्राफ्ट एंड फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट ओवर इंडिया। देखो ये जो एल मैंने दिखाए ना आपको, ये सारे के सारे आपको मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसके डायरेक्ट ये ऑप्शन वाले आंसर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े ज्यादा ध्यान में रखने, बाकी के सिर्फ पढ़ के रखो सबकॉन्शियस माइंड में, अगर जरूरत पड़ी तो आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। पहला हो गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कौन सी कंट्री में वो। एयरक्राफ्ट एयरवर्दीनेस। एयरवर्दीनेस ऐसा सर्टिफिकेट होता है, इसका जो वैलिडिटी रहता है ये रहता है 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। कितने मतलब एयर ये होते हैं, एयर होस्टेस कितने रहेंगे। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट पे कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ हुआ है क्या, लाइक पेंट हुआ है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट है क्या, वो सारी चीजें रहती है एयरवर्दीनेस में। जैसे गाड़ी का आरसी होता है ना, वैसे उस टाइप पे एयरवर्दीनेस होता है प्लेन का, ठीक है। जर्नी लॉगबुक, मतलब कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से प्लेन आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसका जर्नी लॉगबुक। लाइसेंस ऑफ ऑल क्रू, जो ऑन बोर्ड सारे क्रू है उनके लाइसेंस होने चाहिए। लाइसेंस एंड लॉगबुक ऑफ द आरटी ऑपरेटर्स, मतलब हमारा जो ये होता है आरटीआर पार्ट ए, जो इंडिया के लिए मैंडेटरी है, वो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके जो ऑपरेटर्स है, मतलब जो यूज करने के लिए एयरफोन्स वगैरह, वो ऑन बोर्ड रहने चाहिए। लिस्ट ऑफ एयर क्रू विद द नेम एंड द नेशनलिटी, मतलब जो भी एयर क्रू हमारे प्लेन में है, वो एयर होस्टेस हो गए या फिर कोई भी हो गए, तो उनकी नेशनलिटी, मतलब वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका नाम क्या है, वो सारा एक लिस्ट रहना चाहिए। पैसेंजर मैनिफेस्ट, मतलब एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर्स है, कितने उनका एज क्या है, फिर वो ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब डिटेल्स वगैरह, कौन सी सीट पे कौन बैठा है, उसका प्रॉपर एक मैनिफेस्ट होता है।
वो हमें कैरी करके चलना होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टॉक गुड्स एंड लोड मैनिफेस्ट, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर बैगेज कितना है, लोड कितना है, या फिर कोई एयर कार्गो करके भेजता है तो उसका जो भी डिटेल्स है वो होना चाहिए गुड्स में, मतलब क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे। वर्किंग कॉपीज एंड एयरक्राफ्ट इंजन लॉग बुक, एयरक्राफ्ट इंजन लॉग बुक और वर्किंग जो कॉपीज, मतलब हमने क्या क्या वर्क किया है, लाइक बहुत सारा ये होता है कि फ्यूल कितना उठाया वगैरह वो सारी चीजें, उसका प्रॉपर हमारे पास मतलब ऑडिट टाइप रहना चाहिए, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। फ्लाइट मैनुअल तो फ्लाइट में होती है, एयरक्राफ्ट चेकलिस्ट होनी चाहिए। एन रूट चार्ज फॉर द डेस्टिनेशन अल्टरनेटिव्स, मतलब मान लो मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली बॉम्बे में जा रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ गई तो इस पे हम कहाँ पे, मतलब मोस्टली फ्लाइट तो अहमदाबाद ही डाइवर्ट होते हैं। तो इस कंडीशंस में बहुत सारे एयरपोर्ट्स, मतलब यही आप दूर का रूट पकड़ के चलो, ये दिल्ली से आप मान लो दुबई जा रहे हो, तो उसके बीच में बहुत सारे एयरपोर्ट्स आएंगे, उसके आपको पता रहना चाहिए अल्टरनेटिव, मतलब इस कंडीशन में अगर मेरा इंजन फेल हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पास वाला एयरपोर्ट कौन सा है जहाँ पे मैं मेरे जो भी पैसेंजर्स है उनको सेफली लैंड करवा सकूँ, ठीक है। अभी अगला देखते हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर बी रिक्वायर्ड टू बी कैरिड एंड प्राइवेट, हाँ मतलब प्राइवेट फ्लाइट जो होती है, अदानी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री के हो गए, या फिर अदानी के जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, तो उस टाइप पे मतलब जो भी प्राइवेट प्लेन्स है उन पे क्या क्या कैरी रहना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एयरवर्दीनेस, लाइसेंस ऑफ ऑल क्रू, रजिस्ट्रेशन मतलब वही अपना रेडियो टेलीफोनिक का जो आरटीआर पार्ट है उसका लाइसेंस, एयरक्राफ्ट चेकलिस्ट, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक पर्सन बोर्डिंग एयरक्राफ्ट एट एरोड्रोम फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिंग एंड सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, एवरी पर्सन बोर्डिंग एन एयरक्राफ्ट and aerodrome as handbag if any shall be the liable to be searched at aerodrome may be officer authorized in this behalf of central government, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑफिसर है, ठीक है, उसको लगता है कि आपका जो बैगेज है या फिर हैंड बैगेज है या फिर लगेज है उसमें कुछ दिक्कत है, तो उसको सर्च करने के लिए फुल परमिशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। वो आपका बैगेज चेक कर सकता है। इससे एयरक्राफ्ट मतलब उसको लगता है कि ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन का जो सेफ्टी है उसको मतलब हार्म कर सकता है, इसके लिए वो आपकी चेकिंग कर सकता है। कैरेज ऑफ आर्म एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस गुड्स, नो पर्सन शाल कैरी कॉज ऑफ द परमिट ऑफ टू बी आर्म, मतलब किसी के पास भी ऐसे चाकू छुरी या फिर कोई भी हथियार वगैरह ऐसे रहना नहीं चाहिए, वो लेके हम फ्लाई नहीं कर सकते। बाकी ये देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक चार्ट है, तो इसमें हम क्या क्या नहीं ले जा सकते, गन पिस्तौल, उसके बाद ये रिवॉल्वर हो गया, नाइफ हो गया, ये स्प्रे है कुछ गैस वाला ऐसे, ये ग्रेनेड है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेडियो टेलीग्राफ apparatus, अ पर्सन मस्ट हैव द ऑफिशियली परमिशन लाइसेंस टू बी यूज रेडियो इक्विपमेंट, मतलब वही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास परमिशन होनी चाहिए वो यूज करने के लिए, जो आरटी ना रेडियो टेलीफोनी हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। एयरक्राफ्ट रेडियो मस्ट बी फॉलो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रूल्स एंड कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग परमिटेड टाइम, मतलब देखो फ्लाइट के टाइम पे ही हम रेडियो यूज कर सकते हैं, रेडियो apparatus, एंड प्लस इसमें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के रूल भी हमें पता होने चाहिए, उस हिसाब से हमें यूज करना है। इफ द रूल्स से एन एयरक्राफ्ट मस्ट हैव द रेडियो इक्विपमेंट, this then it must be installed correctly if the in the aircraft, मतलब देखो अगर रूल्स के हिसाब से लगता है कि इस एयरक्राफ्ट में ये वाले इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए रेडियो के, लाइक मान लो ट्रांसपॉन्डर हो गया या फिर जो भी चीज़ें होती है रेडियो के रिलेटेड, तो वो होनी चाहिए, तो उसको एयरक्राफ्ट का जो मालिक है उसको वो इंस्टॉल करवा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो रूल में है कि देखो ना बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारी टाइप के एयरक्राफ्ट है, उस उन एयरक्राफ्ट में अलग अलग कंडीशंस या फिर अलग अलग मैनर में उनका, मतलब देखो सेस्ना है तो सेस्ना में इतना एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो कितना फ्लाई करता है, मैक्सिमम 17 या 18,000 फीट तक, वो भी विद ऑक्सीजन कैरी करके, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ, फॉरेन एयरक्राफ्ट मस्ट बी आल्सो फॉलो दिस रेडियो कम्युनिकेशन रूल्स व्हेन एप्लीकेबल, मतलब अगर फॉरेन एयर मतलब जहाँ पे जब भी हमें लगे कि फॉरेन एयरक्राफ्ट को ये रूल फॉलो करने चाहिए तो उसको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, मेल्स इन एयरक्राफ्ट अलाउ ओनली विद डीजीसीए कंसर्न, मतलब डीजीसीए के कंसर्न के बिना आप कोई भी जो भी मेल क्या बोलते हैं उसको पार्सल वगैरह वो आप इस कंट्री से उस कंट्री में नहीं भेज सकते। नो पर्सन शैल कैरी मेल्स और अलाउ मेल्स टू बी द कैरिड इन एनी एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन द कंसर्न इन रिटर्न ऑफ द डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल से आपके पास रिटर्न परमिशन है तब तक आपको कोई भी गुड्स यहाँ से वहाँ नहीं करने, या फिर कोई भी लेटर हो गया कि भाई तू जा रहा है तो ये दे दे उसके पास, वैसी चीजें नहीं करनी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोहिबिटेड एरिया, नो पर्सन शैल फ्लाई और असिस्ट इन फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट ओवर द प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब पहली बात तो प्रोहिबिटेड एरिया के ऊपर हमें फ्लाई नहीं करना है। एनी एयरक्राफ्ट फाइंड इटसेल्फ अबव द प्रोहिबिटेड एरिया कॉन्ट्रैक्शन शाल लैंड एयरक्राफ्ट एज सुन एज पॉसिबल आउटसाइड ऑफ प्रोहिबिटेड एरिया एट द नियरेस्ट एयरड्रोम, मतलब अगर हमें मतलब पता चला कि हम प्रोहिबिटेड एरिया के ऊपर है या फिर कोई डेंजर एरिया के ऊपर है, तो हमें वहां से जल्द निकल के जो भी पास वाला एयरपोर्ट होगा वहां पे जल्द से जल्द हमें लैंड करना है, ठीक है। व्हेन द एयरक्राफ्ट इज वॉर्न, मतलब एयरक्राफ्ट को कब वॉर्न किया जाता है, that is flying in the vicinity of restricted, prohibited and danger area, the pilot of the aircraft shall immediately change its course and fly away from the prohibited area, कभी भी हमको वार्निंग दी है किसी ने कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, तो हमें जल्द से जल्द अपना कोर्स चेंज करके कुछ भी करो लेकिन वहां से जल्दी वहां से निकलो, ठीक है, क्योंकि इन कंडीशंस में आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। ओके, ये वीडियो थोड़ा फास्ट होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एंड प्लस अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में 100% पूछ सकते हो। एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं, फोटोग्राफी एट एरोड्रोम फॉर और फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट, नो पर्सन शाल टेक एट अ गवर्नमेंट एरोड्रोम ऑफ
or from an aircraft in flight any photography except in accordance with the subject to the terms and condition of the permission in written बाय डायरेक्टर जनरल। मतलब देखो, आप पहली बात तो फोटोग्राफी कर नहीं सकते कुछ कुछ एयरपोर्ट पे। कुछ एयरपोर्ट इन द सेंस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा होता है, हाँ ठीक है, ये पुणे, पुणे के नाम सुने, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। पुणे का जो एयरपोर्ट है वो कौन ऑपरेट करता है? एयरफोर्स, ठीक है। तो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट है उस पर कमर्शियल ऑपरेशन चालू है, लेकिन यहाँ पे फोटो लेना मना है, ठीक है। तो इस ऐसे जो भी कुछ कुछ एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे फोटो लेना मना होता है। ऐसे आप दिल्ली या फिर बॉम्बे जाओ, ये कमर्शियल एयरपोर्ट है तो उस पर आप फोटो ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी जो दिल्ली और बॉम्बे का जो भी ये है एयरपोर्ट है, तो उसके उसमें भी आप प्लेन के फोटो वगैरह नहीं ले सकते, उसके लिए आपको रिटर्न में परमिशन चाहिए। लाइक हम देखते हैं ना ऐसे प्लेन की फोटो वगैरह निकाली तो उन्होंने ना परमिशन ली होती है, तो हम देखेंगे कि वो परमिशन रिटर्न में किन किन अथॉरिटीज से चाहिए रहती है। फर्स्ट है डायरेक्टर जनरल और द डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, सेकंड है डायरेक्टर और रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज कंट्रोल और एरोड्रोम ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, मतलब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल एरोड्रोम है तो उस पर हम फोटो ले सकते हैं विद परमिशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस, एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट लॉग बुक और द डॉक्यूमेंट ग्रेटेड और रिक्वायर्ड टू बी द मेंटेन अंडर दिस रूल शाल बी डिमांड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। देखो, इस रूल के हिसाब से जो भी अपना लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट या लॉग बुक और डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो ये हमें कौन मांगेगा तो हम शो करेंगे। लाइक अगर मान लो कि कोई बंदा आता है बोलता है कि दिखाओ आपके लाइसेंस वगैरह, मतलब कौन कौन ये डॉक्यूमेंट्स हम हमसे मांग सकता है चेक करने के लिए इन इंस्पेक्शन के पर्पज से, ठीक है। तो ये हो गया। फर्स्ट है एनी पुलिस ऑफिसर अबाउट द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल के रैंक के ऊपर का जो भी ऑफिसर है वो हमारा लाइसेंस पूछ सकता है, सर्टिफिकेट लॉग बुक जो भी है वो चेक कर सकता है, ठीक है। एनी कस्टम ऑफिसर, ये तो सबसे टॉप वाले होते हैं, मतलब ये आए तो फिर थोड़ा दिक्कत ही हो जाता है। कस्टम ऑफिसर भी हम चेक कर सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट या लॉगबुक है वो। एनी कमीशन ऑफिसर ऑफ द नेवल मिलिट्री और एयरफोर्स ऑफ द यूनियन, मतलब कोई भी मिलिट्री और नेवी का मतलब पता है ना, वो जो पानी वगैरह में रहता है, पानी वगैरह रहते हैं मतलब इन द सेंस शिप पे रहते हैं, ठीक है। और एयरफोर्स वाले भी हमारा ये सब लाइसेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। एनी गैजेट ऑफिसर ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का कोई भी गैजेट ऑफिसर हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको बताया है कि जा तू जाके चेक कर वगैरह, ऐसे उसके पास रिटर्न परमिशन है, तो हमें उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो करके एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कैंसिलेशन सस्पेंशन और एंडोर्समेंट ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड ऑथराइजेशन and approval. If any person is convicted of the contravention of failure to comply in with rules respect of any aircraft and the central government may cancel or suspend any certificate of registration granted under this rule rating। देखो यही बात है, आपके पास कौन सा भी ये हो, मतलब आपका जो होता है सीपीएल पकड़ लो, एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट पकड़ लो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पकड़ लो, ठीक है। ये सारे जो भी सर्टिफिकेट्स है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका इसमें कुछ दिक्कत वगैरह है, तो वो आपका जो भी लाइसेंस या फिर जो भी सर्टिफिकेट हो इमीडिएटली मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं वगैरह, वो जो भी है उनको लगता है कि आप में कुछ गड़बड़ है तो वो आपको रोक सकते हैं वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करके या फिर उसको पॉज करके, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देखते हैं जनरल सेफ्टी कंडीशन डेंजर एरिया, नो पर्सन शैल फ्लाई एनी एयरक्राफ्ट इन सच सर्कमस्टांसेस बाय द लो ऑल्टीट्यूड। हाँ देखो, ये सिंपल इसका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वर्ड्स आप याद रखना, जो भी आप कलाबाजियाँ करते हो ना, ये करना प्रोहिबिटेड है, मतलब ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। डेंजर फ्लाइंग नहीं कर सकते आप लो ऑल्टीट्यूड पे, और इन केस आपके पास सारा जो क्या बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सारे इक्विपमेंट्स है या फिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोहिबिटेशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, हाँ वही बात है। देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि बॉटल टू जो थ्रॉटल होता है, ठीक है, अरे बॉटल गलत बन गई, ये बॉटल टू थ्रॉटल वाला जो होता है उसमें कितना टाइम होना चाहिए? 12 आवर्स का। ये तो रेड में हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई भी अल्कोहलिक या फिर अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की बात बता रहा हूँ, अगर आपने दारू वगैरह या फिर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसके 12 आवर के बाद आपको फ्लाइट पे जाना है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप देखो, कुछ कुछ बंदे ना रिस्क ले लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, हमारे यहाँ पे डेली चेक होता है बीए, ठीक है। बीए में हमारे यहाँ का रूल कहता है कि आपका 0.0000 इतने तक भी आपका कोई भी अल्कोहलिक मतलब नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से परफ्यूम भी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर अल्कोहल रहा तो 0.1% आ गया तो आपका लाइसेंस पहले जाएगा, 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका सिक्स, मतलब इसके बाद होगा 3 साल के लिए सस्पेंड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर गलती हो गया तो आपका सीधा मतलब लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इन कंडीशंस में हमारा डेली का बीए होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ पे बीए ना ऐसे अचानक से होता है। लाइक मान लो सब अच्छे से चल रहा है,
मतलब अचानक से 2-3 बंदे आएंगे, वो चेक करेंगे कि ये जो पायलट है वो ड्रंक है या फिर नहीं है। तो अगर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम किया तो भाई सिक रिपोर्ट कर दो, 12 आवर बाद ही आप जाना, ठीक है। या इसमें एक कहावत भी है जो पायलट्स बोलते हैं, बॉटल टू थ्रॉटल 12 आवर्स का गैप रहना मैंडेटरी है, ठीक है। नो ऑपरेटर ऑपरेटिंग डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया शैल सर्व एनी अल्कोहलिक ड्रिंक ऑन अब्रॉड सच एज द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड नो पैसेंजर ट्रैवलिंग इन सच सर्विसेज शैल बी कंज्यूम एनी अल्कोहलिक ड्रिंक व्हाइल ऑन बोर्ड। मतलब अगर कोई पैसेंजर्स प्लेन में फ्लाई कर रहा है हमारे साथ एज अ पैसेंजर, ठीक है, तो वो उसने भी कोई अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, लेकिन तो भी चलता है थोड़ा फार। लेकिन जो पैसेंजर्स है या फिर अगर आपको लगता है कि जो भी पर्सन है मतलब वो ड्रंक करके अपने जो एयरक्राफ्ट है या फिर अदर पैसेंजर्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप उसको डिबोर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? पीआईसी। पीआईसी का मतलब क्या हो गया? पायलट इन कमांड। मतलब जो भी कैप्टन है उसने अगर सोच लिया कि देखो भाई ये बंदा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको लगता भी है, तो भी उसको डिबोट कर सकता है वो, और उसके बाद उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों डिबोट किया वगैरह ऐसी चीजें, ठीक है। अभी देखो यार, ये तो पास वाली बात होगी, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा लॉस एंजलिस, ठीक है, एलन में ही बोलता है, लॉस एंजलिस से दिल्ली की फ्लाइट में आ रहा है, तो इन कंडीशन में अगर उसको उसने दारू वगैरह पी रखी है, तो उसको हमने अगर मतलब डिबोट करवा दिया, तो यहाँ का जो भी रिफंड वगैरह वगैरह होगा वो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ऐसे अल्कोहल कंज्यूम करके ऐसी जगह पे जाओ भी मत। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट ट्रैवल करते हैं तो उसके जो फ्लाइट है उनके अंदर किसी भी ऑपरेटर को अलाउ नहीं है कि वो अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व करें, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। कैरेज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स एंड एपिलेप्सिया इन द एयरक्राफ्ट। मतलब जो भी पर्सन को अगर मेंटल इलनेस है तो उसको हम एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं ले जा सकते अनलेस अ पर्सन हु इज कैरिड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब उसके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर एक सर्टिफिकेट देते हैं फिट फॉर एयर ट्रैवल ऐसे करके, ठीक है। अगर वैसा सर्टिफिकेट है उसके पास तो ही हम उसको ले जा सकते हैं। ओके, उसमें भी 3 कंडीशंस है। कब ले जा सकते हैं? नॉट टेक यूज एनी अल्कोहल, मतलब उसने पिछले 12 घंटे में कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक ना लिया हो। उसके बाद जो नींद की दवा या फिर जो सिलेक्टिव ड्रग्स होता है वो उनको प्रॉपर रहनी चाहिए जहां तक फ्लाइट जा रही है, मतलब 2 घंटे का रहना चाहिए, 3 घंटे का। इन कंडीशंस में तो बहुत सारे जो ये होते हैं पेशेंट्स होते हैं तो वो सो ही रहते हैं, ठीक है। उनका जो ड्रग या फिर जो भी होता है उनके पास ड्रगिस्ट गोल ये चलती है ना, मेडिसिन चलती है उनके लिए, तो उस कंडीशन में उनको नींद आती है, ठीक है। इज कंप्लीट बाय द अटेंडेंट, मतलब उसके साथ उनका ख्याल रखने के लिए एक पर्सनल अटेंडेंट भी चाहिए होगी, ठीक है। अभी देखते हैं कैरेज ऑफ प्रिजनर्स इन एयरक्राफ्ट। मतलब जो कैदी होते हैं तो उनको एयरक्राफ्ट में ले जा सकते हैं या नहीं ले सकते, ले जा सकते, वो देखते हैं। नो प्रिजनर शैल बी टेकन अब्रॉड और द कैरिड ऑन एन एयरक्राफ्ट अनलेस विद द परमिशन रिटन बाय ग्रेटर, मतलब वो जो अथॉरिटी है उनके परमिशन के बिना आप किसी भी कैदी को कहीं पे भी ले जा नहीं सकते, ठीक है। वो इंटरनेशनल की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन डोमेस्टिक भी उसको ट्रैवल नहीं करने देना चाहिए अनलेस उसके पास डायरेक्टर जनरल और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल की परमिशन हो ना। Direct and regulations and information. Any other officers of the Civil Aviation Department authorized by the central government. Okay. Carriage of animals, birds, and reptiles in aircraft. No animals, birds, or reptiles shall be taken abroad. उनको abroad नहीं ले जा सकते। उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वो एनिमल का भी आजकल कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना एनिमल्स के वगैरह, वो प्रॉपर रहने चाहिए। उसके बाद रिटर्न में परमिशन चाहिए, किसकी चाहिए? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद उनको हम ले जा सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग इन एयरक्राफ्ट। The owner of the owner or the operator and the pilot in command of the every aircraft registered in India shall be exhibit or caused to exhibit in। मतलब देखो वही है, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। व्हेन एंड टू व्हाट एक्सपीरियंस स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इन परमिटेड। मतलब देखो अगर जो भी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट उसके अंदर लिखा है कि इस एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना अलाव है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नोटिस परमिटेड स्मोकिंग इन सच एयरक्राफ्ट में बी exhibited therein only if the smoking in the aircraft is permitted by the certificate of airworthiness। देखो ये एयरवर्दीनेस के सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि स्मोकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। आगे है फ्यूलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का जो फ्यूलिंग कहते हैं उस कंडीशंस में क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग फ्यूलिंग ऑपरेशंस विच इज इंक्लूड फिलिंग ड्रेनिंग ऑफ फ्यूल टैंक। मतलब देखो फ्यूल टैंक से फ्यूल निकालना है या फिर डालना है, उस कंडीशन में हमको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग रूल्स, हाँ वही है, ठीक है। फ्यूलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट शैल बी डन आउटडोर एंड नॉट लेस देन 50 मीटर्स अवे फ्रॉम बिल्डिंग। देखो जब भी हम मतलब मान लो यहाँ पे अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो यहाँ पे इसको रिफ्यूलिंग करना है तो उसके 15 मीटर का जो भी रेडियस होगा उसके अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं रहनी चाहिए। नो स्मोकिंग साइन हमेशा डिस्प्ले रहना चाहिए। स्मोकिंग और यूज ऑफ द एप्लीकेबल, मतलब देखो कोई भी चीज ऐसी कि जिसमें नेकेड फ्लेम आ रही है, ठीक है, और द एप्लीकेबल कैमरा producing a spark of the any other igniting fuel vapors shall not be permitted within 30 meters of the aircraft fueling equipment। देखो जो भी फ्यूलिंग इक्विपमेंट है उसके 30 मीटर्स के बाहर ही जो भी फ्यूल वेपर्स है या फिर जो इग्नाइटिंग स्पार्क है वो हमें देखना है, वो
एयरक्राफ्ट से 30 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। एयरक्राफ्ट इंजन शैल नॉट बी स्टार्टेड और टर्न, मतलब एयरक्राफ्ट के जो भी इंजिन है, इग्नाइटर्स होते हैं, इग्नाइटर्स फ्यूल को ये करते हैं, उसके बाद टरबाइन पे, ये सारी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद टरबाइन पे जाती है, फिर टरबाइन शाफ्ट को घुमाता है, उसके बाद पूरा इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है इग्नाइटर, मतलब फ्यूल को इंजेक्ट करने वाला। तो ये जो इग्नाइटर्स होते हैं, तो ये ऑफ पोजिशन में रहने चाहिए। एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल रडार एंड द रेडियो सिस्टम शैल नॉट बी ऑपरेट, मतलब वो हम रेडियो का जो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह, देखो अगर कोई भी वायर वगैरह लूज है, उसमें पार्किंग होगी तो भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो भी ऑफ पोजिशन में रहना चाहिए। The rule of the use of ground power supply unit are conditioning until the tractor and the similar equipment shall be permissible subject compliance with the following conditions। देखो, अगर एयरक्राफ्ट के अंदर एयर कंडीशनिंग करनी है तो उसके लिए वो येलो कलर का ऐसे बड़ा वाला पाइप होता है, वो एयरक्राफ्ट के ऐसे विंग्स में उसके अंदर ऐसे लगाते हैं, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग ट्रेनिंग केबल suitable for the use of hazardous areas shall be used. They shall be located outside or danger zone in the defined as are within the largest prion obtained and joined 0.3 मीटर अवे फ्रॉम द विंग्स एंड फ्यूलिंग व्हीकल। वो जो भी ट्रैक्टर वगैरह चीज़ें हैं, या फिर जो आपको पता है ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर नहीं बोल सकते उसको, एक जीप होती है फॉलो मी व्हीकल्स वगैरह, वो 3 मीटर से अवे, मतलब डेंजर जोन के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। द फ्यूलिंग इक्विपमेंट एंड द एयरक्राफ्ट शाल बी बॉन्डेड टू ईच अदर एंड बोथ स्मॉल अर्थ, मतलब देखो जो भी एयरक्राफ्ट है वो भी, और जो टैंक मतलब जो भी ट्रक होता है तो वो भी अर्थ होना चाहिए प्रॉपरली ग्राउंड से, ठीक है। नो पर्सन अदर देन द स्टाफ और ऑपरेटर और स्टाफ के अलावा फ्यूलिंग कंपनी एंड द ऑफिशियल्स टू बी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कस्टम पुलिस शाल बी परमिटेड विद इन 50 मीटर, मतलब देखो जो भी डिपार्टमेंट, सॉरी एविएशन, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का हो गया, कस्टम पुलिस ऑफिसर है, उनको मिनिमम 15 मीटर दूर रह के उनका काम करना पड़ेगा, ठीक है। पैसेंजर में भी परमिटेड टू एम्बार्क डिसएम्बार्क, मतलब देखो पैसेंजर्स जब भी उतर रहे प्लेन से या फिर प्लेन में चढ़ रहे उस टाइम पे रिफ्यूलिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तेज प्लेस पैसेंजर लोडिंग एंड शुड बी करेक्ट, हाँ वही, ठीक है। द हैंडलिंग ऑफ फायर एंड द बैगेजेस इन द अराउंड एयरक्राफ्ट शाल नॉट बी प्रोसीड साइमल्टेनियसली विद रिफ्यूइंग अनलेस एडेप्टिव प्रिकॉशंस एंड टेक। देखो जो भी ये होता है बैगेजेस होते हैं पैसेंजर्स के, उसको डीबोर्ड या फिर उसको रखना है या फिर निकालना है, वो कर सकते हैं विद सम प्रिकॉशंस। उसके लिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, उस टाइम पे हम दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्यूलिंग नीड्स टू बी डन 43 मीटर अवे फ्रॉम द आउटर जेट, मतलब एयरक्राफ्ट के पास अगर कोई और जेट इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, मतलब देखो दो टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है टर्बो फैन इंजन, बहुत सारे टाइप के होते हैं, टर्बो फैन इंजन, जेट इंजन हो गया आपका, एक टर्बो शाफ्ट इंजन हो गया, ऐसे वगैरह। तो जो भी जेट इंजन होता है तो उससे हमें मिनिमम 43 मीटर का डिस्टेंस लेके रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देते हैं हाउसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। हाउसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट जहाँ पे पार्क होता है वहाँ पे उसका फ्यूल होता है। ये जो होता है ना हाउसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये रिलेट करता है फ्लाइंग स्कूल से। ऐसे हैंगर टाइप नहीं बना रहता, उस हैंगर में सारे एयरक्राफ्ट लगे रहते हैं, उसके अंदर ही फ्यूलिंग वगैरह की जाती है वगैरह, ठीक है। उस कंडीशन में देखते हैं कि फ्यूल को कैसे स्टोर किया जाता है। नो एयरक्राफ्ट कंटेनिंग अ डेंजरस पेट्रोलियम में इन द बल्क इन any of the its tank may be housed in hangar unless such hangar is constructed unflammable material and efficiently and safety, मतलब देखो वही है कि जो हैंगर है वो फायर प्रूफ मटेरियल का बनना चाहिए, प्लस कोई भी एयरक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल लेके उस हैंगर में पार्क नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड देखो वही बताया था मैंने आपको सबसे पहले में कि अगर ऊपर से आपको कुछ पेटल्स वगैरह फेंकने हैं तो उसके लिए किन चीज़, मतलब किसकी परमिशन चाहिए, या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको बैगेज ड्रॉप करना है या फिर फ्यूल डंप करने की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे होती है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। परमिटेड टू बी द ड्रॉप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इन मोशन एनीथिंग एक्सपेक्ट ब्लास्ट, क्या ब्लास्ट इन द फ्रॉम फाइन स्टैंड एंड वाटर एक्सेप्ट, ठीक है। तो इन इमरजेंसी द ड्रॉपिंग ऑफ लिक्विड फ्यूल ये अलाव है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे मतलब उसके भी कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे आप फ्यूल डंप करे हो जहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है। इन द इमरजेंसी एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द कार्गो अनलेस द एरिया वेयर द हजार्ड टू बी द पर्सन एंड प्रॉपर्टी आउटसाइड द एयरक्राफ्ट नॉट बी ट्रीटेड, सॉरी देयर बाय क्रिएटेड, मतलब जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे बैगेज वगैरह ड्रॉप कर नहीं सकते। हमें दूसरा जो क्या बोलता है जो हमें एटीसी वगैरह बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये ऑथोराइज एरिया आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, उस कंडीशन में हमें वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। द ड्रॉपिंग ऑफ द मैसेजेस बैग्स स्मोक प्रोडक्ट्स और द अदर apparatus or the material dropping for the purpose of navigation subject to be the observed and avoid the risk of injure person or damaging property or on the aircraft or वाटर, ठीक है। कोई भी पानी में आप अगर मान लो कि जो होता है ना अभी देखो सीता माता है, सीता माता ने अपनी अंगूठी ऐसे मतलब ड्रॉप कर दी थी तो उससे जो राम भगवान है उनको वो मिल गई थी, उसके बाद वो उनको ढूंढ पाए थे वगैरह ऐसी चीज़ें। तो इस कंडीशन में वैसे ही होता है कि बॉम्बे से आप मान लो दुबई जा रहे हो तो इसके बीच में आप प्लेन से कोई भी स्मोकेबल या फिर कोई भी चीज़ें ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते नेविगेशन के पर्पज से, पानी पे भी नहीं ड्रॉप कर सकते और लैंड पे भी ड्रॉप नहीं कर सकते। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये हो गया, ठीक है। द ड्रॉपेबल ऑफ
separate sheet of paper containing printed matter of plate and place to proper permission and obtained by the district magistrate and commissioner of police। देखो इसमें वही होता है कि अगर कोई आपने मान लो ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ ऐसे टेम्पलेट्स वगैरह छाप लिए या फिर प्रिंट आउट निकालिए उस उनके ऊपर से फेंक दिए वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब जो कलेक्टर होते हैं उनकी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन चाहिए। द ड्रॉपेबल ऑफ द रोप यूज टू टोइंग एयरक्राफ्ट, मतलब रोप ड्रॉप करके अभी देखो ये जो बाढ़ वगैरह चीज़ें होती है आसाम के साइड पे, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसे एयरक्राफ्ट मतलब ये बोल सकते हैं आप हेलीकॉप्टर, तो उनके अंदर से रोप नीचे फेंक के फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है वो वाली कंडीशन से, ठीक है। Carriage of person in unauthorized part of the aircraft. No person shall at any time to be carried on wings or undercarriage of the aircraft or no in any other part thereof which is designed for the accommodation of personal or passengers unless with the permissions written of central government to subject to any condition which is be specified in such permissions। इसका मतलब ये होता है यार कि देखो कभी कभी ना ये जो कुछ कुछ लोग होते हैं वो अंडर कैरेज का मतलब होता है लैंडिंग गियर के अंदर कोई भी बंदा ऐसे जाता है, वो हो गया अनऑथोराइज पार्ट, मतलब वहाँ पे कोई भी पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे रहते हैं कि वो इलीगली फ्लाई करते हैं और हमें वो चेक करके चलना पड़ता है, ठीक है। देखो ये एक न्यूज़ का आर्टिकल है, ये कब का है, मतलब 23 सितंबर, मतलब ये सॉरी ये तो पीपीटी बनाने का टाइम है तब का है, लेकिन ये अक्टूबर 1996 का केस है, ठीक है। इन अक्टूबर 1996 टू ब्रदर्स फ्रॉम द पंजाब हैड टू द विल बी ब्रिटिश एयरवेज प्लेन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो ब्रिटिश एयरवेज का जो प्लेन था वहाँ पे उसके लैंडिंग गियर में चले गए थे, दूसरे कंट्री में जाने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। ऐसे वो न्यूज़ है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं इसको डिस्क्राइब करके, ओके। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। मिनिमम एज लिमिट फॉर द प्रोफेशनल पायलट्स, नो पर्सन बीइंग अंडर 16 ईयर्स ऑफ द एज शैल बी सोलो कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट इन मोशन। देखो 16 ईयर्स के जो नीचे वाले जो बंदे हैं, मतलब 15-14 हो गए, तो वो सोलो एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम आपका एज 16 ईयर्स होना चाहिए सोलो फ्लाइट फ्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द प्रोफेशनल पायलट्स, नो पर्सन होल्डिंग अ पायलट लाइसेंस हैविंग अटैच द एज ऑफ 65 shall act as a pilot in command or the co-pilot of aircraft engage in a commercial airline transport operations if one pilot is 60 above, the other should be less than 60 years of age। इसका मतलब ये हो गया कि आप 65 ईयर्स तक पायलट मतलब बने रह सकते हो, 65 ईयर्स तक आपका पायलट का जो लाइसेंस है वो वैलिड रहेगा। इसमें प्लस अगर आपके मेडिकल्स वगैरह अच्छे से क्लियर, तो इस वैलिडिटी को डीजी से एक्सटेंड भी कर सकता है। इट्स ऑल्सो मतलब डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस, ओके। और ये जो है इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लो जो पीआईसी है और एक होता है को पायलट, ठीक है, तो अगर पीआईसी 60 ईयर्स का है तो ये को पायलट लेस देन 60, सॉरी मतलब लेस देन 60 होगा, मतलब ये 55 हो गया या फिर 23 का हो गया, मतलब नया लौंडा होगा, ठीक है। तो वैसी बात हो गई। अगर ये मतलब को पायलट अगर 60 से ऊपर है तो फिर ये 60 के नीचे होगा। ऐसे एक यंग बंदा होता है और एक थोड़ा मतलब 60 ईयर्स के आसपास का होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑपरेटिंग सिविल एयरक्राफ्ट कॉजिंग सोनिक बूम, नो पर्सन शैल ऑपरेट अ सिविल एयरक्राफ्ट एट अ ट्रू फ्लाइट मैक, ये मैच है, मैच का मैच नहीं होता यहाँ पे, मैक होता है, ठीक है। मैक का मतलब होता है जो मैक ऑपरेटिंग नंबर होता है ना वैसे, एक मिनट, ये मैक होता है, ठीक है। आप इसमें करेक्शन कर लेना, मैक नंबर ग्रेटर देन द वन ओवर द टेरिटरी ऑफ द इंडिया और ओवर द हाईएस्ट सी इन द मिरर विच इज मे कॉज बाई लाइक सोनिक कॉजेस सोनिक बूम ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले तो वॉर में हमें फ्लाई करना नहीं है, ये पकड़ लो आप, ठीक है। अभी इसका बताता हूँ, ये डायग्राम है, ये फ्लाइट है सबसोनिक। सबसोनिक का स्पीड क्या होता है, मतलब सबसोनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैक जो मैक 1 से पहले, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के जिसमें स्पीड इज लेस देन साउंड, मतलब जो पहले आपको साउंड आ रहा है, रुको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ओके। तो ये एयरक्राफ्ट आ रहा है, इससे पहले आपको क्या आया, पहले आपको साउंड आया, ठीक है। ये पहले साउंड आया, उसके बाद आपको एयरक्राफ्ट दिखा कि हाँ ये एयरक्राफ्ट जा रहा है, इसको बोलते हैं सबसोनिक, ठीक है। और ये जो है ये क्या होता है, मतलब ये होता है लेस देन 1 मैक, जो 1.0 मैक स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड, तो इससे जो कम होता है, ठीक है, मतलब 0.8 मैक से कम, लेकिन हम कंसीडर करते हैं एविएशन में कि 1 मैक से कम। एट 1 मैक मतलब वो होगा ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक मतलब एयरक्राफ्ट भी इधर आया, ठीक है, और सेम साउंड भी आपको एयरक्राफ्ट आने के पे ही आया, ठीक है। और सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट चला गया उसके बाद आपको यहाँ पे आया,
साउंड आया उसका, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं सोनिक बूम। तो इंडियन टेरिटरी के ऊपर सोनिक बूम ब्लास्ट करना ये इलीगल है। आप सोनिक बूम के वीडियोस होते हैं ऐसे, मतलब एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसके पीछे से गोल सर्कल बनता है और बहुत जोर से आवाज आती है, वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। आप ये सोनिक बूम करके यूट्यूब पे सर्च करके अच्छे से उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, registration and marks of the aircraft. Certificate of registration: the authority empowered to the register aircraft and to be a grant certificate to registration in India shall be central government. The certificate of registration shall be include the following पर्टिकुलर, नेमली मतलब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एयर सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए और किन किन टाइप के होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में क्या आता है, वेयर द एयरक्राफ्ट इज ओनली ओन इधर, मतलब एयरक्राफ्ट कहाँ पे ओन होगा, बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन सिटीजन है उसके नाम पे हो सकता है, बाय द कंपनी और द कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड एंड हैविंग इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस विद द इंडिया एंड द चेयरमैन एंड लेट्स टू थर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक ऐसी कंपनी, ठीक है, वो इंडिया में उसका मेन बिजनेस है और उसके जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है, वो ये एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ और एनी स्टेट गवर्नमेंट और द कंपनी ऑफ कॉर्पोरेशन ओन टू कंट्रोल बाय इधर ऑफ साइड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसको बताया या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे की कंपनी वगैरह है वो एयरक्राफ्ट को ओन कर सकता है। बाय द कंपनी ऑफ कॉर्पोरेशन रजिस्टर एल्सवेयर इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी इज कॉर्पोरेशन गिवन सेट द एयरक्राफ्ट ऑन लीज, मतलब अगर ऐसी कोई कंपनी है कि जो इंडिया के बाहर काम करती है या फिर जो बंदा है वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो एयरक्राफ्ट को लीज पे ले सकता है, खरीद नहीं सकता इंडिया में, ठीक है। कैटेगरी बी में क्या होता है, वेयर द एयरक्राफ्ट इज ओनली ओन इधर बाय द पर्सन, मतलब ये एयरक्राफ्ट कौन ले सकता है वही बात है, ठीक है। बाय द पर्सन रेसिडेंट इन और कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसका बिजनेस इंडिया में वो ले सकता है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उस पर कोई ये नहीं होता, मतलब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बी वाला देखते हैं, बाय द कंपनी ऑफ कॉर्पोरेशन रजिस्टर एल्सवेयर इन इंडिया एंड द कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, कंपनी दूसरे मतलब बाहर की कंपनी है और इंडिया में बिजनेस करे तो वो भी ये एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। इन ओनरशिप इन द इवेंट ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, मतलब देखते हैं कि अगर मेरे नाम पे एयरक्राफ्ट है मैं दूसरे के नाम कर रहा हूँ, मतलब चेंज इन ओनरशिप है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो देखते हैं, ठीक है। द रजिस्टर ओनर ऑफ द एयरक्राफ्ट शैल बी फॉर विथ नोटिफाइड टू द डायरेक्टर जनरल सच चेंज इन ओनरशिप, अगर चेंज इन ओनरशिप है तो एयरक्राफ्ट का जो ओनर है उसको डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा एयरक्राफ्ट है और मैं इसका ओनर हूँ और मुझे ये चेंज इन ओनरशिप करवाना है, इसके नाम पे करना है वगैरह, ठीक है। द न्यू ओनर शैल बी इन्फॉर्म द डीजीसीए इन रिटर्न टू बी द फैक्ट ऑफ his ownership of the aircraft and may make an application for the certificate of registration. The aircraft cannot be operated till such application is made subject to the permission in written from the DGCA, मतलब जो न्यू बायर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन बना के डीजीसीए में देगा कि मुझे ऐसा ऐसा एयरक्राफ्ट बाय करना है, लेकिन इसका एक कंडीशन, जब तक डीजीसीए इसका रिटर्न में कुछ जवाब नहीं देती तब तक ये एयरप्लेन फ्लाई नहीं करेगा, वो ग्राउंड पे ही रहेगा, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन एंड द सर्टिफिकेट देयर ऑफ शाल बी रिमेन वैलिड अंटिल सच रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट हैव बीन कैंसल बाय द डीजीसीए, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो कब कैंसिल होता है, जब तक डीजीसीए कैंसिल नहीं करता उसको, मतलब ये तब तक वैलिड है जब तक एरोप्लेन है, ठीक है। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ी हो गई या डीजीसी ने कैंसिल किया तो ही कैंसिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्क्स, हाउ टू फिक्स, ठीक है। द नेशनलिटी मार्क्स ऑफ द एयरक्राफ्ट शाल बी कैपिटल लेटर, ठीक है। नेशनलिटी मार्क्स इंडिया के विक्टर टैंगो से स्टार्ट होते हैं इन द रोमन कैरेक्टर्स, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, ये एग्जांपल के लिए दिया है, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं ना, बॉम्बे टावर दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन रनवे 27 रिक्वेस्टिंग फॉर डिपार्चर वगैरह ऐसे वगैरह, ठीक है। एंड द रजिस्ट्रेशन मार्क्स शाल बी ग्रुप्ड ऑफ 3 लेटर्स इन रोमन असेंड बाय द डीजीसीए, मतलब जो रजिस्ट्रेशन मार्क्स होते हैं अल्फा ब्रावो चार्ली ये डीजीसीए देता है। द लेटर शाल बी विदाउट ओनोमेटिक एंड द हाइफन शाल बी प्लेस बिटवीन द नेशनलिटी मार्क्स एंड द रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये जो हाइफन है ये मैंडेटरी, ऐसे का ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। शुड बी द प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ऑन अबव एंड बिलो विंग्स एंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ वर्टिकल फिन, जो एयरक्राफ्ट का फिन होता है, मतलब देखो यहाँ पे मार्क्स होंगे, इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, इसके ऊपर होंगे, इसके ऊपर होंगे, और ये जो वर्टिकल फिन होता है इस साइड पे, तो इस पे भी जो विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली जो भी साइन है, विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट रोमियो एक वगैरह ऐसे वगैरह वो डिस्प्ले किया जाएगा। यूज ऑफ स्टेट मार्क, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट शैल नॉट बेयर ऑन एनी पार्ट ऑफ इट्स extension, surface, any advertisement or any sign letters except those under this rule and required by the permit by DGCA। एयरक्राफ्ट पे आपको किसी मतलब देखो अभी दलजीत दोसांझ का जो ये हुआ था कॉन्सर्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट पे दलजीत दोसांझ का मतलब एडवर्टाइजमेंट लगाया गया था, ठीक है। उस कंडीशन में आपको डीजीसीए से परमिशन लेना मैंडेटरी, विदाउट परमिशन आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी साइन या फिर कोई भी ऑटोग्राफ एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना वगैरह ऐसे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द नेम or embed of the owner of the aircraft may be displayed on the aircraft if the location, size, shape and the color of lettering and sign do not interfere
विथ इजी रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब जो एयरक्राफ्ट का जो ओनर है, ठीक है, उसको शेप, साइज, कलर और लोकेशन या फिर उसमें कुछ लेटर या चेंजेस करने तो वो डीजीसीए से परमिशन लेके ही चेंज करना पड़ेगा। एंड प्लस जो भी नेशनलिटी मार्क्स है उसका शेप, उसका साइज कितना होगा, इसका भी साइज है शायद से 14 मीटर या ऐसे सेंटीमीटर करके ऐसे मिनिमम ये विंग्स के अंदर लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, वैसा कुछ है। तो आप उसको देख लेना एक बार, मुझे थोड़ा याद नहीं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेशनलिटी फैग नेशनल फ्लैग्स or color may be display of aircraft in such manner that they are disconnect and are not likely to the create confusion with the making used by the military aircraft। देखो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जो होता है तो देखो ऐसे ग्रीन होता है शायद से, इसके बाद ये होता है व्हाइट होता है, उसके बाद ये होता है ऑरेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो साइन होते हैं, ऐसे साइन हम बना नहीं सकते जो कंफ्यूजन पैदा करे कि ये मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है या सिविल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ कलर से वो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, देखते हैं पार्ट 5, पर्सनल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, द अथॉरिटी by when which is licensed and the rating specified below may be granted renewal or the variation shall be central government, ठीक है। कैरेज ऑफ कैबिन क्रू, मतलब इसमें यह बताया कि लाइसेंस के जो वैलिडेशन या फिर आगे जाके मतलब लाइसेंस को रिन्यूअल करना वगैरह ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। आगे का देखते हैं, ये बहुत बार हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसका ज्यादा टेंशन मत लो, बस वही है मैंने जो पहले बताया आपको। कैरेज ऑफ कैबिन क्रू, एवरी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया शैल ऑपरेट फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद इन मिनिमम नंबर्स ऑफ कैबिन क्रू आर ऑन बोर्ड, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैबिन क्रू हमें लेके ही जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एक प्लेन में कितने कैबिन क्रू होने चाहिए, ठीक है। फॉर द एरोप्लेन हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 50, मतलब देखो अगर एक प्लेन है जिसमें 10 से ऊपर और 50 के नीचे बंदे बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कैबिन क्रू होगा। और ये सारा कंसिडर किस पे किया जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी, सीट्स, मतलब एयरक्राफ्ट पे कितनी सीट्स लगी है। अगर मान लो एयरक्राफ्ट पे 45 सीट्स है, ठीक है, तो इस पे एंड 35 जो पैसेंजर्स है वो 35 है, ठीक है, 10 सीट खाली है, तो इसमें कितने कैबिन क्रू जाएंगे, एक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही सीटिंग कैपेसिटी की, ना कि मतलब कितने पैसेंजर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता है, ये बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। डीजीसीए इसको पूछता है कि सीटिंग कैपेसिटी, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे कि अगर एयरक्राफ्ट की जो सीटिंग कैपेसिटी वो 200 है तो कैबिन क्रू कितने होंगे, ठीक है। या फिर एयरक्राफ्ट में अगर 79 पैसेंजर्स है तो कितने कैबिन क्रू होंगे, ऐसे वगैरह पूछते हैं, ठीक है। फॉर द एरोप्लेन हैविंग द सीटिंग कैपेसिटी और मोर देन 50, मतलब 50 से ऊपर जिस प्लेन में सीटिंग कैपेसिटी होगी तो उस पर टू कैबिन क्रू रहेंगे, ठीक है। ऑन पैसेंजर सीट अबाउ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 99 पैसेंजर्स, टू कैबिन क्रू प्लस वन कैबिन क्रू फॉर द ईच यूनिट। देखो 99, अगर 99 से भी प्लस आपके मतलब पैसेंजर्स वगैरह है तो एक समझ लो जो भी लाइक 50 का सेट है, ठीक है, उसके लिए एक कैबिन क्रू है प्लस और एक कैबिन क्रू उसकी हेल्प के लिए रहता है, ऐसा आप पकड़ लो। अगर मान लो 400 की सीटिंग कैपेसिटी है तो कितने कैबिन क्रू हो गए, बताओ आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ये 400 वाले का, ठीक है, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ और एक एग्जांपल ले दे कि 200, ठीक है, 200 सीटिंग कैपेसिटी है तो कितने कैबिन क्रू रहेंगे, 4 + 1, मतलब टोटल कितने कैबिन क्रू रहेंगे, 5, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन याद रखना, ठीक है, मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा और 50 से कम तभी एक कैबिन क्रू रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 सीट्स है कितने कैबिन क्रू रहेंगे, तो उस पर वापस 0 होता है, ठीक है। देखते हैं लाइसेंस एंड देयर रिन्यूअल्स। द लाइसेंस एंड रेटिंग्स मे बी इशूड और रिन्यूअल फॉर द एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द पर्टिकुलर लाइसेंस, 2 ईयर फॉर एटीपीएल, 5 ईयर्स फॉर सीपीएल एंड 10 ईयर्स फॉर पीपीएल, ठीक है। तो ये लाइसेंस का वैलिडेशन है, 2 ईयर्स के बाद एटीपीएल को रिन्यू करना मैंडेटरी है, 5 साल के बाद सीपीएल को रिन्यूअल करना मैंडेटरी है, 10 साल के बाद आपको पीपीएल को रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसको बदल के अभी कर दिया है, सीपीएल के लिए 10 साल वैलिडिटी रहेगा, ठीक है, और जो एटीपीएल है इसका आई गेस 5 ईयर्स होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस रहेगा मैं चेक करके आपको जब क्वेश्चन बैक कराऊंगा तभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इफ ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल द लाइसेंस और रेटिंग हैज बीन एक्सपायर्ड for the period specified below, the applicant may be required to qualify in examination and skill test specified against them, and such other examination or test is Director General by may consider necessary to access to apply applicant competency to the hold दैट द पायलट लाइसेंस रेटिंग। देखो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें है कि अगर मान लो आपका 5 साल में एटीपीएल को रिन्यूअल करना था या फिर 10 साल में सीपीएल को रिन्यूअल करना था, तो आपका मतलब 1-2 साल ऊपर हो गया, 1 साल ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, विद इन अ ईयर करवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ज़्यादा चेक्स देने पड़ेंगे। अगर 2-3 साल ज़्यादा हो गए तो आपको कुछ कुछ पेपर्स और एग्जाम देने पड़ेंगे, वो देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 2 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब देखो 3 साल से कम और 2 साल से ज्यादा अगर हो गया है तो टेस्ट ऑफ स्किल टेस्ट एंड एयर रेगुलेशन का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा फिर से, और स्किल टेस्ट होने आपके, ठीक है। फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स, अगर 3 साल से ज्यादा हो गया
तो क्या करना पड़ेगा, ऑल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द इश्यूएंस ऑफ द लाइसेंस और रेटिंग, जो भी रेटिंग है उसके सारे एग्जाम देने पड़ेंगे आपको, तो ये आपको ये लाइसेंस और रेटिंग मिलेगा। द होल्डर ऑफ द लाइसेंस शैल नॉट बी exercise to the privilege of his license without being declare fit after a fresh medical examination in event of such having। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको फिर से मेडिकल वगैरह सारी चीजें फिर से करवानी पड़ेगी। अगर आपके पास लाइसेंस है और आपके पास मेडिकल डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब फिट नहीं हो आप, तो भी आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सिकनेस और इंजरी इन्वॉल्व्स इनकैपेसिटी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर, अगर मान लो आप किसी भी कारणवश हॉस्पिटल में 15 डेज से ज्यादा एडमिट हो, ठीक है, तो आपको मेडिकल फिर से करवाना पड़ेगा। एंड इंजरी sustained in any accident occurs during the exercise or the privilege of his license and otherwise which is likely to cause impact or impart his efficiency of discourage ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के अंदर अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई इंजरी हो गई या फिर ड्यूटी के अंदर कुछ हुआ या फिर कुछ भी तबियत बिगड़ गई, तो उस कंडीशंस में भी आपको इंजरी या फिर हाथ मतलब पैर में कुछ लग गई ज़्यादा जोर से, तो उस कंडीशन में भी आपको फिर से मेडिकल करवा के फिर फ्लाइंग करने के लिए मिलेगा, तब तक आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। अभी देखते हैं, बहुत बड़ा इशू हो गया था इसमें, मतलब आई थिंक ना फरवरी मार्च में हुआ था इंडिगो का, इसको बोलते हैं FDTL, ठीक है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट होता है। ओके, तो ये FDTL अलग चीज होती है। FDTL मतलब क्या होता है, हम सुबह 8 बजे गए एयरपोर्ट पे, रात को 8 बजे वहां से निकले, तो 12 आवर्स का हमारा FDTL हो गया, फ्लाइट ड्यूटी टाइम, ठीक है। ये होगा फ्लाइंग टाइम। हम अभी फ्लाइंग टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक वीक में एक पायलट या फिर जो भी एयर क्रू है वो मैक्सिमम कितने आवर्स फ्लाई कर सकता है, 30 घंटे की फ्लाइंग कर सकता है, ठीक है। और 30 दिन में 125 आवर्स की फ्लाइंग कर सकता है। एक साल में वो मैक्सिमम मतलब 1000 आवर्स फ्लाई कर सकता है। ओके, ये देखते हैं पार्ट 6, एयरवर्दीनेस। सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, द ओनर और ऑपरेटर ऑफ द एयरक्राफ्ट में अप्लाई टू डायरेक्टर जनरल for the issue or of renewal of certificate of airworthiness in respect of the aircraft or for the validation of a certificate of airworthiness issue elsewhere respect ऑफ इंडिया ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब जो भी ओनर है और ऑपरेटर है मे बी अप्लाई, मतलब उनको अप्लाई करना चाहिए, डायरेक्टर जनरल वो अप्लाई करते हैं रिन्यूअल और इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं, और वही रिन्यूअल वगैरह वो करवाते हैं। अ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस शैल बी रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड एज मे स्पेसिफाइड इन एयरक्राफ्ट मे फ्रॉम टाइम टू बी रिन्यूअल बाय DGCA। वो टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं एयरक्राफ्ट का ओनर हूँ तो मुझे टाइम टू टाइम DGCA से वो सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। एयरवर्दीनेस का वैलिडिटी मैंने बताया था आपको 1 ईयर्स होता है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस एंड इट्स कंटिन्यू वैलिडेशन, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ऑफ द एयरक्राफ्ट शैल बी डिमांड टू बी सस्पेंड व्हेन एन एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट मतलब ये जो एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है इसको सस्पेंड कब किया जाता है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। केसेस ऑफ फेल टू द कंफर्म विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज रूल्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस मॉडिफिकेशन रिपेयर रिप्लेसमेंट ओवरऑल प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन अप्लाई टू दैट एयरक्राफ्ट। देखो मैंने बताया था ना आपको, मॉडिफिकेशन रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट, कुछ पार्ट को रिप्लेसमेंट किया तो उस कंडीशंस में आपने कुछ मॉडिफिकेशन मतलब अलग ही करवा दिया, अलग ही पार्ट वगैरह डलवा दिया, तो उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी इंस्पेक्शन होता है प्रॉपर, अगर उनको कुछ लगता है ऐसे तो पूछेंगे, फिर बहुत सारी निगोशिएशन चलेगी, उसके बाद वो डिसीजन पे आते हैं, ठीक है। इज मॉडिफाइड और रिपेयर अदरवाइज देन द अकॉर्डेंस विद द प्रिवेंशन ऑफ दिस रूल। मॉडिफिकेशन और रिपेयर अदरवाइज देन, मतलब देखो मॉडिफिकेशन और रिपेयर के अलावा मतलब अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है या फिर रिपेयर करना है तो इस कंडीशन में सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस को ध्यान में रखा जाएगा, मतलब उसके गाइडलाइंस के बाहर कुछ नहीं किया जाएगा, अनलेस आपको अगर कुछ मतलब कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह है तो वो सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं। सफरिंग मेजर डैमेज, मतलब मान लो कोई इंसिडेंट हो गया कि अभी देखो ना, कुछ पढ़ रहा था मैं 2-3 दिन पहले, वो जो एयरक्राफ्ट का मतलब देखो ये ऐसा रनवे होता है, ठीक है। ये टैक्सी वैसे इधर से आए बंदे और ये रनवे को अलाइन करके टेक ऑफ करना चाहिए, तो इन भाइयों ने क्या किया, ये सेंटर मतलब सॉरी रनवे एज लाइन को अलाइन करके वो यहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे, ठीक है। तो इन कंडीशंस में वहाँ पे एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर डैमेज हुआ, लैंडिंग गियर के वहाँ पे जो रनवे के एज लाइट होता है उसके कुछ पार्टिकल्स इंजन में चले गए, तो इंजन में थोड़ा डैमेज हो गया, तो इन कंडीशन में सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस को रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। डेवलप्स अ मेजर एंड विच इज वुड अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट और इट्स कंप्लीट टू द सब्सिक्वेंट फ्लाइट, मतलब सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट को अगर कुछ चीज़ हम कर रही है मॉडिफिकेशन की वजह से तो उस कंडीशन में भी सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। कैरेजेस ऑफ एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट, कैटेगरीज ऑफ एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट। एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट की क्या क्या कैटेगरी होती है, नॉर्मल होती है, स्पेशल होती है और एरोबैटिक होती है। एरोबैटिक मतलब क्या हो गया कि वो जो कलाबाजियाँ वगैरह करते हैं ना, ऐसे प्लेन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे एयर शो वाले प्लेन हो गए, तो इनको एरोबैटिक वाली कैटेगरी में है। स्पेशल कैटेगरी इन द सेंस लाइक जिसमें स्मोकिंग वाला वगैरह अलाउड है, वो प्राइवेट जेट्स वगैरह होती है। नॉर्मल कैटेगरी जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो ओनली फ्लाई एंड मतलब पे लोड वगैरह लेके जाते हैं वो,
ठीक है। वैलिडिटी ऑफ एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट, इट इज वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, मैंने आपको ये मतलब तीसरी या चौथी बार। रेडियो टेलीफोनी apparatus क्या होता है? ठीक है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज मैंडेटरी। एयरक्राफ्ट पे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैंडेटरी है। एयरक्राफ्ट मस्ट हैव द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सो द पायलट कैन टॉक विद एटीसी, एटीसी से बात कर सकता है, कम्युनिकेट विद एरोनॉटिकल स्टेशन। एरोनॉटिकल स्टेशन मतलब अगर कोई इंसिडेंट हो गया है, हेल्प वगैरह चाहिए तो उस कंडीशंस में। ठीक है। यूज अप्रूव फ्रीक्वेंसी एट ऑल टाइम, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करने को बोला गया है उसी फ्रीक्वेंसी पे बात की जाए, मतलब ऐसा डीजीसीए का ये है ऑर्डर है। ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग देखें मतलब पायलट मस्ट ऑलवेज बी एबल टू कम्युनिकेट विद एटीसी ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब इसका गोल यही है कि फ्लाइट के टाइम पे जो पायलट है वो एटीसी से हमेशा बात करता रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेविगेशन इक्विपमेंट इज मैंडेटरी। एयरक्राफ्ट पे नेविगेशन इक्विपमेंट है वो मैंडेटरी है। ठीक है। एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी नेविगेशन इक्विपमेंट सो इट कैन फॉलो द फ्लाइट प्लान, फ्लाई अकॉर्डिंग विद एटीएस, मतलब एयर ट्रैफिक सर्विसेज रिक्वायरमेंट। ठीक है। सिंपल मीनिंग मतलब एयरक्राफ्ट मस्ट हैव द प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम फॉर द फ्लाई सेफ और ऑन द करेक्ट रूट। मतलब देखो, अगर विजिबिलिटी जीरो है तो उस टाइम पे उस कंडीशंस में यहाँ पे रनवे हो गया। ठीक है। तो इसमें जो आईएलएस होता है, आईएलएस को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, वो कुछ वेव्स वगैरह देता है, ऐसे कुछ वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस देता है। तो उस कंडीशंस में अगर आपको कुछ डाउट रहा कि थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर है वगैरह, इन कंडीशंस में आप कैसे बात करोगे, तो इसके लिए सेकंड वाला पॉइंट कहता है कि आपको एटीएस सर्विस मतलब एयर ट्रैफिक सर्विस जो भी है सेपरेशन मेंटेन वगैरह करने के लिए उसके लिए कम्युनिकेट करना होगा, तो उसके लिए नेविगेशन इक्विपमेंट बहुत मैंडेटरी है। ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, एग्जाम्पशन फॉर वीएफआर फ्लाइट। जो वीएफआर फ्लाइट है उसके लिए ये रूल मतलब एग्जाम कर दिया गया है। अंडर वीएफआर कंडीशन इफ द पायलट कैन नेविगेट विजुअली यूजिंग लैंडमार्क एवरी 60 नॉटिकल माइल्स, मतलब 110 किलोमीटर होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, वीएफआर फ्लाई कर रहे तो कभी ऐसे ऊपर मतलब आप भी बॉम्बे का जो अप्रोच चार्ट देखोगे तो उसके ऊपर ना यहाँ पे टावर वगैरह बने रहते हैं, मतलब टॉलेस्ट टावर जो होता है उस एरिया का, वो उसको देख के हम अंदाजा लगा सकता है। उसके बाद रेलवे की पटरी हो गई, या फिर कुछ लेक मतलब लेक वगैरह छोटा तालाब वगैरह रह गया, तो उस कंडीशंस में, या फिर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, उनको देख के हम फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन सब नेविगेशन रिक्वायरमेंट मे बी रिलैक्स बाय द अथॉरिटीज। सिंपल मीनिंग का मतलब क्या होता है, अ क्लियर वेदर पायलट कैन समटाइम नेविगेट बाय लुकिंग आउटसाइड यूजिंग लैंडमार्क्स, मतलब लैंडमार्क देख के फ्लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, जरूरत तो नहीं है ना। नंबर 8, एरोनॉटिकल बीकन, एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट एंड फॉल्स लाइट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एरोनॉटिकल बीकन एंड एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट, नो पर्सन शाल वेलफुली नेविगेटली क्या है इंटरवेंस टू बी द इंटरफियर विद द एरोनॉटिकल बीकन और द एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट एस्टैब्लिश और मेंटेन बाय और विथ अप्रूव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो लाइट शाल बी डिस्प्ले। मतलब एरोनॉटिकल जो बीकन होता है उसको कंफ्यूज करने वाली लाइट्स हमें डिस्प्ले नहीं कर सकते एयरड्रोम के जो मतलब एयरपोर्ट के पास वाले जो घर वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है। इन द वैसिनिटी ऑफ एरोड्रोम or an aeronautical beacon with a radius of 5 kilometers so as to liable to be the mistaken for the aeronautical ground light and aeronautical beacon। मतलब एयरोनॉटिकल जो बीकन होता है उसके 5 किलोमीटर के मतलब रेडियस में कोई भी लाइट्स ऐसी डिस्प्ले ना हो जिससे एयरोनॉटिकल बीकन का कंफ्यूजन आए। ठीक है। विच में बी कॉज अ मिस्टेक कन्फ्यूजन इन, हाँ वो ये देखो सेफ्टी के लिए ये हो सकता है, कन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है, मैं तो आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। अभी देखते हैं पार्ट नंबर 9, ये है लॉग बुक। द फॉलोइंग लॉग बुक शाल बी कीप्ड विद मेंटेन एंड रिस्पेक्ट टू द ऑल एयरक्राफ्ट एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब ये सारे लॉग बुक आपको मेंटेन करने हैं, प्रॉपर इसकी एंट्रीज मैनेज करनी है, प्लस सारे के सारे जो एंट्रीज करने के बाद सारे जो हायर अथॉरिटीज से सारे चेक करने हैं वो भी आपको इसमें करवा के रखने हैं। प्लस इसमें सारा का सारा जो मैटर है वो इंक से लिखना है वगैरह, वो सारे अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। लेकिन पहले देखते हैं कि इतने टाइप के लॉग बुक हमें मेंटेन करना जरूरी है। पहला होता है जर्नी लॉग बुक, हमें मेंटेन करना होता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट लॉग बुक, इंजन लॉग बुक, उसके बाद रेडियो एपरेटस का लॉग बुक होता है जिसमें लिखा होता है कि ये रेडियो एपरेटस कब इंस्टॉल हुआ और क्या क्या है उसमें, मतलब फ्रीक्वेंसीज वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। बुक ऑफ एयरक्राफ्ट फिटेड विद अ वेरिएबल पिच एंड प्रोपेलर, ये होता है आपका जब सीपीएल चलता है ना ग्राउंड स्कूल में। ठीक है। तब आपके प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, तभी आपको ये मेंटेन करना होता है। एनी अदर लॉग बुक दैट मतलब जो डीजीसी ने बताया वो भी लॉग बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉग बुक फॉर द फ्लाइट क्रू पर्सन एंड द लॉग इन फॉर द फ्लाइट टाइम, मतलब फ्लाइट क्रू का जो लॉग बुक होता है उसमें वो फ्लाइट टाइम लॉग इन करते हैं, वो देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है। ऑल एंट्रीज इन लॉग बुक शाल बी मेड इन इंक, मतलब इंक से एंट्री करना है सारे लॉग बुक में। लॉग बुक शाल बी प्रिस्क्राइब फॉर नॉट लेस देन 5 years आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। मतलब अगर मान लो ये जो लॉगबुक है वो कब तक हमें मेंटेन करनी होती है, अभी देखो लॉगबुक डिजिटल हो गए, ये तो पुराने टाइप की हो गए, लेकिन फ्लाइंग स्कूल में आपको वो पुराने टाइप वाली मिलेगी। इसको आपको कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, 5 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री। ठीक है। मतलब मान लो आज है मतलब 1 जनवरी 2026 111, तो ठीक है इससे 5 साल लेके चलो, मतलब कितना हो गया आपका ये 2031। ठीक है।
वहाँ तक आपको ये लॉग बुक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लास्ट एंट्री जिस डेट की उससे 5 साल आपको एक्सटेंड पकड़ के चलना है, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ द फ्लाइट क्रू शाल क्लियरली क्लेरिफाई द accuracy and entries in the logbook with the respect of the flight time and at least एट एंड ऑफ ईच कैलेंडर मंथ। मतलब हर जो फ्लाइट क्रू है उसको ये लॉग बुक की एंट्रीज महीने में एक बार सारी की सारी करके रखनी है, उसके बाद वो एक्यूरेटली करनी है, क्या टाइम क्या मिनट्स, उसके बाद कितने आवर्स वगैरह वो प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। इन द पायलट इन कमांड ड्यूरिंग द ड्यूअल इंस्ट्रक्टर शाल बी क्लियरिफाई एंट्रीज विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लाइट टाइम ड्यूरिंग ईच ड्यूअल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पायलट इन कमांड है वो जब किसी को सिखा रहे हैं और फिर या फिर चेक फ्लाइट वगैरह ले रहे हैं, तो वो उनकी लॉग बुक में इंस्ट्रक्टर के जो आवर्स होते हैं वो आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इन द ईयर दैट एट द एंड ऑफ मार्च जून सितंबर एंड द दिसंबर लॉग बुक शाल बी सर्टिफाइड एंड करेक्ट। मतलब उसमें जो करेक्शंस होंगे वो कर दो एंट्रीज, और वो सारी एंट्रीज या जो भी मिस्टेक है वो करेक्शन करना जरूरी है एवरी क्वार्टरली, ठीक है। बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी, मतलब वो कौन सी अथॉरिटी है जिनसे हमें ये चेक करवा के लेनी है, ठीक है। कंप्लेंट अथॉरिटी सच एज द ऑपरेशनल मैनेजर, डिप्यूटी ऑपरेशनल मैनेजर, उसके बाद चीफ पायलट ऑफ द कंपनी, उसके बाद कॉर्पोरेशन, उसके बाद केस ऑफ द प्रोफेशनल पायलट जो है वो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इन एकेडमी, ठीक है। केस ऑफ द मेंबर इन क्लब ऑफिशियल डेजिग्नेटर एंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन केस ऑफ और अदर। मतलब अगर इसके अलावा भी मतलब आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा डीजीसीए के जो ऑथोराइज पर्सन है उनके पास से आप आपका लॉग बुक है वो वैलिड करवा सकते हो, ठीक है। द होल्डर ऑफ सीपीएल एंड एटीपीएल में लॉग एज अ पायलट इन कमांड ऑफ द फ्लाइट टाइम ड्यूरिंग which act as the PIC, he shall log a co-pilot flight time during each he act एज अ को पायलट। देखो अगर आपके पास सीपीएल है एटीपीएल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एज अ मतलब आपके पास एटीपीएल है, अगर आप एज अ को पायलट फ्लाई कर रहे हो तो आपको को पायलट के आर लॉग इन करने पड़ेंगे, अगर पीआईसी फ्लाई करे तो पीआईसी वाले आर्स आपको लॉग इन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट टाइम में बी लॉग इन बाय द पायलट manipulating the controls of the aircraft in flight only when the aircraft is flown slowly and refreshed to be instrument entire अंडर द एक्चुअल। हाँ वही है बस, ठीक है। वो आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट टाइम में भी लॉग इन प्रॉपरली उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसको अच्छे से आपको लॉग इन वगैरह करना है, ठीक है। लास्ट वाला पढ़ते हैं। अ पायलट हु एक्ट एज अ एग्जामिनर चेक पायलट में, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, हाँ हो गया, ठीक है। अ पायलट हु इज एक्ट एज एग्जामिनर चेक पायलट में लॉग एज अ पायलट इन कमांड ऑफ देयर ड्यूरिंग इन सो एक्ट। मतलब देखो जो भी चेक पायलट फ्लाई कर रहा है आपका जो चेक्स वगैरह ले रहा है तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो फ्लाइंग आर्स है वो एज अ पीआईसी अपने जो लॉग बुक है उसमें नोट कर सके, ठीक है। अभी देखते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, मतलब एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया तो उस रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है डीजीसीए के, वो देखते हैं। एन एक्सीडेंट इज विच एंड द एयरक्राफ्ट इज इन्वॉल्व शाल बी द नोटिफाई बाय द पीआईसी, मतलब जो पायलट इन कमांड है वो इन्फॉर्म करेगा किसको, ओनर को, ऑपरेटर को, और उससे भी हायर जो पर्सन है उनको। सेंड द नोटिस देयर ऑफ टू द डायरेक्टर जनरल, मतलब डायरेक्टर जनरल को नोटिस भेजेगा। उसके बाद गिव द इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर है जिला कलेक्टर, उनको इन्फॉर्मेशन देगा। और उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो भी मतलब इंचार्ज ऑफिसर है उनको बताएगा, ठीक है। द नोटिस एंड द इन्फॉर्मेशन शैल बी सेंट टू एज सुन एज पॉसिबल बाय द क्विकेस्ट मेंस अवेलेबल इन केस ऑफ विद इन 24 आवर्स आफ्टर ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। मतलब एक्सीडेंट होने के विद इन 24 आवर्स आपको डीजीसीए को रिटर्न में इन्फॉर्म करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंसिडेंट। मतलब बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट का मतलब होता है छोटा मोटा जिसमें ज्यादा हार्म ना हुआ हो, बाकी उसमें मतलब जाने ना गई हो। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत ब्रूटल लाइक ये अहमदाबाद वाला इंसिडेंट हो गया था तो वो था एक्सीडेंट, ठीक है। इंसिडेंट मतलब अभी कल परसों की न्यूज़ है कि एक जो क्या बोलते हैं रनवे था उसके सेंटर लाइन को अलाइन करने मतलब करना था तो उन्होंने एज पे लाइन अलाइन करके वहां से टेक ऑफ कर रहे थे। तो इस कंडीशंस में क्या हुआ, जो लैंडिंग गियर है मतलब उससे वो जो एज वाली लाइट है वो टूट गई, उसके कुछ पार्टिकल्स इंजन में चले गए तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, ठीक है। वैसे सिचुएशन। अभी देखते हैं इंसिडेंट, मतलब ये इंसिडेंट था, इसमें कोई जान वगैरह नहीं गई, बाकी खाली एयरक्राफ्ट का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। वेयर एंड द एयरक्राफ्ट इज इन्वॉल्व टू द इंसिडेंट द पायलट इन कमांड एंड द ओनर एंड ऑपरेटर, मतलब उनको इन्फॉर्म करना है, उसके ऊपर जो अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म करना है, और जो डीजीसी है उसको विद इन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अभी देखते हैं पार्ट 11 हो गया आपका एरोड्रोम्स क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस। और लाइसेंस फॉर द एरोड्रोम शाल बी नॉट गेटेड टू बी द पर्सन अदर देन, मतलब जो एरोड्रोम का लाइसेंस है या फिर जो फ्लाइंग क्लब का लाइसेंस है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा और जो कंपनी इंडिया में है उनको मिलेगा, ठीक है। एरिया ओवर विच अ फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ एरिया ऐसे भी इंडिया में जिनके ऊपर फ्लाई करना प्रोहिबिटेड है। द एरिया इंक्लूड विथ रेडियस ऑफ माइल्स फ्रॉम द टावर ऑफ साइलेंस। बॉम्बे का जो टावर ऑफ साइलेंस है उसमें उससे मतलब यहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस है तो इसके 1 नॉटिकल माइल का जो भी रेडियस है उसके ऊपर फ्लाई करना मना है, ठीक है। द एरिया नियर द बड़ोदरा एरोड्रोम के पास का जो एरिया है वहाँ पे फ्लाई करना भी मना है, ठीक है। द एरिया अराउंड द राष्ट्रपति भवन के ऊपर से भी फ्लाई करना मना है। एंड द एरिया नियर द भुवनेश्वर, ठीक है, वो भी है।
और एक कल्पक्कुम तमिलनाडु है, उसमें भी एक प्रोहिबिटेड एरिया है। उसके बाद मथुरा रिफाइनरी है, उसके ऊपर से भी फ्लाई करना मना है, ठीक है। प्रोहिबिटेड एक्सटेंसिव वर्टिकली फ्रॉम द गाइड लेवल टू द अपर लिमिट। बट जो प्रोहिबिटेड एरिया उसका अपर लिमिट क्या होता है, 50,000 फीट, ठीक है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो हाईएस्ट जो प्लेन फ्लाई किया गया है कमर्शियल एयरक्राफ्ट, तो उसका था 45,000 फीट पे, ठीक है। उससे 5,000 फीट ऊपर, मतलब इससे आप 55,000 फीट तक फ्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर से प्रोबेटेड एरिया पे आप फ्लाई कर सकते हो। लेकिन भाई कमर्शियल एयरक्राफ्ट ओनली 45,000 फीट तक जाते हैं, इसके ऊपर सीधा रॉकेट जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब पूरा स्पेस बंद है, वहाँ पे इंटर करना मना है, ओके। अभी देखते हैं पार्ट नंबर 12, रेगुलेशन नहीं रेगुलेटरी प्रोविजंस एंड इंजन इंस्पेक्शन एंड द नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब आप फ्लाइंग स्कूल में जाओगे ना, तो हर एयरक्राफ्ट का एक मेंटेनेंस चेक होता है, वो भी डेली, ठीक है। उस रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस वो पढ़ते हैं। अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, देखो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फ्लाइंग बाय द फ्लाइंग क्लब एयरक्राफ्ट shall be flown only after the inspection with the certificate safe for the flight by the qualified maintenance engineer, जो भी होते हैं हर फ्लाइंग क्लब में, वो उसको सर्टिफाई करते हैं। सच सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 24 आवर्स, ये 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। इफ द एयरक्राफ्ट लीव द स्टेट, मतलब क्रॉस कंट्री के लिए जा रहा है, तो वो मतलब एयरोड्रोम छोड़ के कहीं पे जा रहा है, ठीक है। द क्लियरिफाई विल बी द वैलिड फॉर द 12 आवर्स, मतलब 12 का जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं, वो फ्लाइंग आवर्स 12 या फिर 4 दिन, ठीक है। तो इनमें से जो भी जो अर्लीस्ट होगा उतने टाइम तक वो वैलिड रहेगा। और उसके साथ आपको ये जो कागज है, इसकी एक कॉपी आपको ऑन बोर्ड हार्ड कॉपी रखनी पड़ेगी अपने साथ, ठीक है। अभी देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, नो पर्सन शैल ऑपरेट एनी शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू इन अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस शेड्यूल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टर जनरल सैंक्शन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी, मतलब जो भी नया रूट है या फिर नया जो रूट है या फिर नया रूट बनाना है, उसका अल्टरनेट बनाना है, कहाँ से प्लेन जाएंगे कहाँ से नहीं, अभी एयर आकाशा ने कुछ नए नए रूट चालू किए, तो वो जो परमिशन होती है वो डीजीसीए से और सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करके हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखते हैं कि ऑपरेशनल मैनुअल क्या होता है। ऑपरेशनल मैनुअल इन द इन फ्रॉम टू द अप्रूव बाय द डायरेक्टर जनरल, ये ऑपरेशनल मैनुअल भी डायरेक्टर जनरल अप्रूव होनी चाहिए। शाल बी मेंटेन बाय द कॉर्पोरेट एंड द ऑपरेशनल मैनुअल शाल बी एडिशनल। हाँ देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एक ऑपरेशनल मैनुअल वो देखते हैं। इंस्ट्रक्टर आउटलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशनल पर्सनल एंड इंटरिंग टू द कंडक्टिंग टू फ्लाइट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो जो पायलटिंग कमांड होती है उनके ऊपर रहती है वगैरह, ऐसे बताया गया। ये फर्स्ट वाला पॉइंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द फ्लाइट क्रू फॉर ईच स्टेज ऑफ ऑल रूट्स टू बी द फ्लोन इंक्लूडिंग द डेस्टिनेशन सक्सेसफुल कमांड। हाँ मतलब यही है कि अगर दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, तो दिल्ली से बॉम्बे जाते तक वहाँ पे जो भी इमरजेंसीज या फिर जो भी प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो करने, चेक लिस्ट बिफोर, मतलब लाइन अप चेक लिस्ट, लाइन अप करने के बाद गियर अप गियर डाउन, उसके बाद अप्रोच पे कौन सी चेक लिस्ट होगी, वीएफआर की, आईएफआर की, वो सारी सारी चेक लिस्ट जो होती है वो सारी इसमें आ गई, ठीक है। इन फ्लाइट प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया, मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड ऑन रूट, मतलब सेफ ऑल्टीट्यूड कितना इस रूट पे, वो। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस इन रेडियो लिसन, मतलब रेडियो पे वॉच रखना है या नहीं रखना है। वॉच रखना मतलब देखो, अभी ये दिल्ली है, दिल्ली से जा रहे हैं बॉम्बे, बॉम्बे का मतलब कितना होगा, मोटा मोटा 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का आप कान पे रेडियो लगा के सुन सकते हो। लेकिन जब लाइक एलएनए, मतलब लॉस एंजलिस वगैरह जा रहे इतनी दूर, मतलब 17 या नहीं 15 से 17 घंटे की फ्लाइट होती है, तो इतने टाइम पे आपको वो सारा सुनना नहीं बैठना चाहिए। तो इसके लिए वो उसमें लिखा होता है कि देखो कराची छोड़ने के बाद इधर ऐसा है, वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे लिसन करना होगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नेविगेशन इक्विपमेंट टू बी कैरी, नेविगेशन इक्विपमेंट हमारे एयरक्राफ्ट में क्या क्या है वो उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट गाइडेंस, रूट गाइडेंस में भी क्या होता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती है ऑन रूट, जो भी है वो देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद एरोड्रोम के जो इंस्ट्रूमेंट है, लेट डाउन प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट लेट डाउन प्रोसीजर्स इसमें लिखे होते हैं। ऑल्टरनेट कहाँ पे, रूट गाइड में वही होता है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कहाँ पे ज़्यादा विंड हो गई या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, WDA वगैरह ऐसे, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द कंजप्शन एंड द क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल, मतलब कहाँ पे हमें फ्यूल मिल सकता है वगैरह, वो सारी चीज़ें। द एयरक्राफ्ट रूल public health rule 1954, rules made to the protect a public health. The silent feature of the rule are the commander of the aircraft on way to the India shall inform the health officer to destination at 2 hours in advance by RT, मतलब रेडियो टेलीफोनी, ठीक है। Details of any passenger suffering from the sickness and कॉन्ट्रोटेबल और इन्फेक्शियस डिसीज, इंक्लीमेशन पीरियड फॉर द इन्फेक्शियस डिसीज। देखो, बात यह है कि अगर मान लो कोई कंट्री से आपके प्लेन में अगर कोई पैसेंजर आया जिसमें को कुछ इन्फेक्शियस डिसीज है, तो वो डिसीज आपको भी लग सकता है। इसके लिए जो पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी है, तो उन्होंने ये बताया कि अगर मान लो आपके प्लेग वगैरह जैसे पैसेंजर आया है, आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करना है मतलब दुबई से मैं आ रहा था दिल्ली, तो दिल्ली अभी 2 घंटे में आने वाला है, तब मैं रेडियो टेलीफोन पे बोल दूंगा उनको कि भाई वह हमारे यहाँ पे एक पैसेंजर से वो प्लेग से बीमार है, तो वहाँ पे मुझे मतलब जो भी असिस्टेंस है वो चाहिए होगा, ठीक है। और इसके बाद इंक्लेमेशन पीरियड ये होता है कि मैं चेक कर रहा हूँ मतलब खुद को कि इतने दिन में मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, इन दिनों में मैं ज़्यादा प्रिकॉशन लूंगा, ठीक है। ये 5 डेज होता है।
कॉलेरा जैसे डिसीज के लिए, ठीक है। 6 डेज होता है येलो फीवर, उसके बाद ये 7 डेज होता है, 8 डेज होता है रिलैप्सिंग फीवर के लिए, 10 डेज होता है, ठीक है। उसके बाद चिकन फॉक्स वगैरह ऐसे पैसेंजर्स आ गए, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। ये होती है 14 डेज वगैरह, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, डेड बॉडीज ह्यूमन रिमेन्स टू द पर्सन डाई। देखो, अगर इन डिसीजेस की वजह से अगर मतलब ये कोई येलो फीवर, प्लेग या फिर राइस एंड द ग्लैड, इनकी जो इन डिसीजेस की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज इंडिया में लाना मना है, ठीक है, क्योंकि उसके इन्फेक्शियस डिसीज और ज़्यादा फैल सकते हैं। प्लस अगर इनका मतलब क्या बोलते हैं वो क्रियाक्रम वगैरह हो गया, वो उनकी जो अस्थियां है वो ला रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रॉपर सील पैक होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं डेड बॉडीज रिमेन, मतलब इन जो ये है येलो फीवर, प्लेग ये हो गया, उसके बाद ये 2-3 डिसीज छोड़ के अगर डाई हुआ है तो उनकी जो बॉडी है उसको इंडिया में लाना लीगल है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर मतलब सूटेबल कॉफिन होना चाहिए, प्रोसीजर्स और वो सारा पेपर वर्क होना चाहिए, उसके बाद उनको आप इंडिया में ब्रॉड मतलब ला सकते हो, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से कुछ ये नोट्स है, ये आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगी, ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। द स्टेट वेयर द एयरक्राफ्ट इज एक्सीडेंट हैपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब जहाँ पे भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एज सुन एज पॉसिबल, मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी उनके पास होती है कि घटनास्थल पे जाके वो देखे कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, कुछ सबूत वगैरह इकट्ठा करें। ऐसे मतलब अगर मान लो इंडिया का एयरक्राफ्ट है वो यूएस में है, तो वहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो भी यूएस की गवर्नमेंट वहाँ का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है पूरा इन्वेस्टिगेशन करने की, जैसे मैंने बताया कि जो स्टेट है जिस पे एक्सीडेंट हुआ है वो, उसके बाद जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो, और जो मैन्युफैक्चरर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जो कार्गो मैनिफेस्ट होता है, जैसे पैसेंजर मैनिफेस्ट होता है वैसे कार्गो प्लेन में कार्गो मैनिफेस्ट होता है। तो इस मैनिफेस्ट में क्या क्या लिखा होता है, एयरवे बिल नंबर रहता है, उसके बाद नंबर ऑफ पैकेजेस रहता है, क्या गुड्स है वगैरह, नेचर ऑफ गुड्स होता है, एयरक्राफ्ट की डिटेल्स होती है। एयरक्राफ्ट नॉट एंगेज विद द शेड्यूल ऑपरेशन एंड टेम्पररी फ्री ऑफ ड्यूटी मे रिमेन्स इन द स्टेट विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी फॉर द पीरियड ऑफ डिसाइड टू बी द स्टेट। देखो इन केसेस में क्या होता है, मतलब कोई भी अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, दुबई वगैरह, तो उसमें सर्टन टाइम के लिए आपको मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं ऑफलोड करने के लिए या फिर पैसेंजर छोड़ने के लिए सर्टन एक ना मंथली फीस होती है, वो एयरलाइन पे करती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई एयरक्राफ्ट स्टे करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के स्टेट की अथॉरिटीज आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकती है, ठीक है। अभी देखते हैं ऑन द जनरल डिक्लेरेशन द पायलट ऑपरेटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। जो जनरल डिक्लेरेशन होता है कि देखो बहुत सारे जो क्रू होते हैं ना, एज अ पायलट हम यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लगता है, लेकिन जो हमारी कंपनी होती है वो जनरल डिक्लेरेशन करके एक चीज़ होती है, एक कागज़ होता है, उसके बेसिस पे वो बताती है कि ये सारा क्रू वगैरह मेरा है, एंड ये सारे पैसेंजर्स वगैरह मेरा एयरक्राफ्ट आपकी कंट्री में आ रहा है, उसके बाद ये इसका जो 2 दिन या फिर जो एक घंटे का जो भी ले ओवर का टाइम है वो खत्म करके वो वापस आने वाले, ठीक है। जनरल डिक्लेरेशन में क्या होता है, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं, उसके बाद फ्लाइट नंबर होता है, डेट एंड द प्लेस ऑफ डिपार्चर होता है, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे जाने वाला है वो होता है, नंबर ऑफ क्रू कितने और पैसेंजर्स कितने, और जो मैंने सर्टिफिकेट की बात की थी तो वो होता है सीएमसी। सीएमसी मतलब क्रू मेंबर सर्टिफिकेट, ठीक है। इज एंड द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज फॉर द आइडेंटिफाई द पायलट एंड ऑपरेटिंग क्रूज, जो भी है एयर क्रू उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी मतलब यूज किया जाता है। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, एंड आपने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो लोग, एंड प्लस आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो। ओके, तो मैं जल्दी से जल्द ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो मतलब ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो लेंदी, तो इसके लिए इसको ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इसके बाद के वीडियो ट्राई करेंगे, 2-2 दिन में अगर आने चालू हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा सीरीज़ है एयर रेगुलेशन के, जिनको नहीं पता उनको बताओ, शेयर करो वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना एक ही गोल है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है डीजी